बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन देखा था अबाउट आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स और जो इक्वेशन यूज होती है टू कैलकुलेट आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स। तो इस लेक्चर में हम जो है रिलेटेड एग्जांपल्स देखेंगे फॉर 2x2 मैट्रिक्स कैसे आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स कैलकुलेट करेंगे एंड फॉर 3x3 मैट्रिक्स। तो जिसने अभी तक वो इंट्रोडक्टरी लेक्चर नहीं देखा तो वो डायरेक्ट इस वीडियो पे आएगा तो उसके लिए बड़े मसले होंगे, क्योंकि बहुत से पैरामीटर्स उसे समझ नहीं आएंगे ये चीज़ कहाँ से आई है और ये चीज़ क्या है। और मैं इतनी डिटेल में भी इस वीडियो में नहीं जाऊँगा हर पैरामीटर की। उसका रीज़न ये है कि मैं ऑलरेडी इन डिटेल पिछले लेक्चर में ये चीज़ डिस्कस कर चुका हूँ। तो आप पहले इंट्रोडक्टरी लेक्चर देखें और उसके बाद एग्जाम्पल की तरफ आएं। तो जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1, मैं इसमें कोशिश करूंगा कि दोबारा वो चीज़ें बताऊं, लेकिन इतनी डिटेल में मैं नहीं बता सकूंगा क्योंकि टाइम भी इतना नहीं है। तो सबसे पहले एग्जांपल है, फाइंड ऑल द आइगन वैल्यूज एंड फाइंड ऑल द आइगन वैल्यूज एंड देयर आइगन स्पेस फॉर ए इज इक्वल टू दिस। ये एक मैट्रिक्स ए गिवन है। अच्छा, हमने तो आइगन वेक्टर पढ़ा था, ये आइगन स्पेस किधर से आ गई? सो आइगन स्पेस भी बेसिकली इट इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ आइगन वेक्टर which is associated with each eigen value। तो ये आइगन वेक्टर ही पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि आइगन स्पेस क्या है। तो आइगन स्पेस वर्ड यूज हो सकता है या फिर आइगन वेक्टर यूज हो सकता है। तो ये पे एग्जाम में भी इसी तरह हो सकता है। तो आइगन स्पेस भी बेसिकली क्या है? कलेक्शन ऑफ आइगन वेक्टर्स को ही आइगन स्पेस कहते हैं, विच इज एसोसिएटेड विद ईच आइगन वैल्यू। तो हमें आइगन वैल्यूज भी फाइंड करनी है और आइगन स्पेस भी फाइंड करनी है। मैट्रिक्स क्या गिवन है? ए 3 -2 1 एंड 0। तो मैंने बताया था कि आइगन वैल्यू फाइंड, सबसे पहले हम आइगन वैल्यूज फाइंड करते हैं। अगर आइगन वैल्यूज फाइंड करेंगे ही तो आइगन स्पेस मिलेगा। अगर आइगन वैल्यूज ही नहीं पता तो आइगन स्पेस नहीं निकाल सकते, क्योंकि आइगन वैल्यूज जो है उसके उससे जो एसोसिएटेड आइगन वेक्टर्स होते हैं हमें वो निकालने होते हैं। तो आइगन वैल्यूज के लिए मैंने कहा था करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन याद होनी चाहिए। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या थी? ए माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। तो उसमें सबसे पहले ए माइनस लेमडा आई है। सो जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, जो करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है वो हम पहले फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले उस करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में ए माइनस लेमडा आई हम फाइंड करते हैं, ठीक है। तो अब ए माइनस लेमडा आई का जब तक डिटर्मिनेंट नहीं लोगे तो वो करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल नहीं बनेगा। तो डिटर्मिनेंट जब यहाँ पे लगेगा तो उसको हम कहेंगे करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। अभी ये करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल नहीं है, अभी इसका एक पार्ट है। जब ये हम फाइंड कर लेंगे उसके बाद उसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो वो करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बन जाएगा, और फिर उस डिटर्मिनेंट को जब 0 के इक्वल पुट करेंगे वो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन जाएगी। सो ए माइनस लेमडा आई सबसे पहले फाइंड करते हैं। ए मेरे पास ये मैट्रिक्स एज इट इज आ गई, माइनस लेमडा लिख लिया, और आई क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब क्योंकि या यूनिट मैट्रिक्स, क्योंकि 2x2 की मैट्रिक्स है तो 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये लिखी हुई है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है कि जो मेन डायगोनल के एलिमेंट्स है वो क्या होंगे? यूनिट, यानी 1 के इक्वल, बाकी सब 0। सो ये 2x2 की मैट्रिक्स है तो 2x2 की ही ऑब्वियसली आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आएगी। सो सबसे पहला काम, ये जो लेमडा है इसको मल्टीप्लाई कर दिया हर एलिमेंट से। तो ये लेमडा मल्टीप्लाई 1, लेमडा मल्टीप्लाई 0, लेमडा मल्टीप्लाई 0, लेमडा मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। अब तो ये जब लेमडा मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा? ये लेमडा मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये अंदर आ गया ना लेमडा। लेमडा मल्टीप्लाई 0 0 ही रहेगा, ये भी 0 रहेगा, और लेमडा मल्टीप्लाई 1 लेमडा आ गया। तो आपने क्या किया? इस लेमडा को मल्टीप्लाई कर लिया और ये फॉर्म कर दिया। अब ए माइनस लेमडा आई है तो आपस में इनको माइनस कर दो, ठीक है। तो ये देखें जी, ये 3 माइनस लेमडा, ये आ गया 3 माइनस लेमडा। सिमिलरली ये -2, ये -0, ये -2 बच जाएगा। ये 1 -0 ये हो जाएगा 1, और ये 0 माइनस लेमडा तो ये आ जाएगा माइनस लेमडा। तो आपने क्या किया? ए माइनस लेमडा आई निकाल दिया, ठीक है। अब करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकाल लेते हैं। करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या था कि ये जो ए माइनस लेमडा आई है इसका डिटर्मिनेंट ले लो।
सो 3 माइनस लेमडा माइनस 2 1 माइनस लेमडा, यानी इसी का क्या ले लिया, डिटर्मिनेंट ले लिया। तो डिटर्मिनेंट आपको निकालने आता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3 माइनस लेमडा इंटू माइनस लेमडा 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2, और बीच में माइनस का साइन आता है ये। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, 3 माइनस लेमडा को इससे मल्टीप्लाई किया, ये लिख लिया, माइनस का साइन ये आ गया, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये लिख लिया। ठीक है, अब इसको जो है वो सॉल्व करते हैं। 3 को इससे मल्टीप्लाई किया पहले, ये माइनस 3 लेमडा बन गया, ये लेमडा और लेमडा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेमडा स्क्वायर हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस और 2, ये प्लस 2 आ गया। तो इसको अरेंज किया इस इक्वेशन को, तो ये आ जाएगी लेमडा स्क्वायर माइनस 3 लेमडा प्लस 2। अब ये देखो लेमडा की पावर क्या है, 2। तो मैंने स्टार्ट में बता दिया था जो 2 क्रॉस 2 है उसका जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगी उसमें वो बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। तो अभी ये जो है पावर 2 है, ठीक है, तो ऑब्वियसली इसके दो रूट्स आएंगे। तो आइगन वैल्यूज फाइंड करने के लिए हम क्या करते थे, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल पुट कर देते थे, जो कि एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन जाती है। तो ये फाइनल इक्वेशन जो थी a माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0, इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास लेमडा की वैल्यूज आ जाएंगी, दो वैल्यूज आएंगी, वही क्या होंगी, आइगन वैल्यूज। तो इसको जब 0 के इक्वल पुट किया तो हमने फैक्टराइजेशन मेथड लगाना है। अच्छा, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी लगा सकते हो और फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हो, जो मर्जी जिस तरह मर्जी करो। तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाना चाहो तो वो भी लगा सकते हो। मैंने यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड लगाया है। फैक्टराइजेशन मेथड में आप क्या करते हो, किसी भी अलजेब्राइक या यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है उसको सिंपलर फॉर्म में ले आते हो। अब आपने क्या किया, ये माइनस 3 लेमडा था, इसके फैक्टर्स क्या होंगे, माइनस लेमडा और माइनस 2 लेमडा। माइनस 3 लेमडा को आपने सिंपल कर दिया ना, उसके फैक्टर्स लिख लिए। सो माइनस 3 लेमडा, इस ये भी माइनस 3 लेमडा के इक्वल है, माइनस लेमडा माइनस 2 लेमडा, इसके फैक्टर्स बना लिया। आप फैमिलियर हो इस मेथड से। सो वो फैक्टर्स आप कैसे बनाते थे कि जब उन फैक्टर्स के कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करो तो इसके इक्वल आए। तो ये देखो इसका कांस्टेंट क्या है, माइनस 1, और इसका कांस्टेंट क्या है, माइनस 2, यानी माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 1 का आंसर प्लस 2 ही आ रहा है, यानी आपके फैक्टर्स ठीक है। और इसके अलावा इन दोनों को जब आप ऐड करो तो वो इसके इक्वल है, माइनस 3 लेमडा के। तो माइनस लेमडा माइनस 2 लेमडा इसके इक्वल है, माइनस 3 लेमडा। इसके फैक्टर तो बहुत से बन सकते हैं ना, माइनस 3 लेमडा के आप ऐसे भी तो लिख सकते थे, माइनस 5 लेमडा प्लस 2 लेमडा, ये भी तो 3 माइनस 3 लेमडा के इक्वल आता है। लेकिन इनका जो प्रोडक्ट है कांस्टेंट का, यानी माइनस 5 और प्लस 2 का प्रोडक्ट, वो कितना आ रहा है, 10। और यहाँ पे ये इसके इक्वल होना चाहिए, सी के इक्वल होना चाहिए। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बात करूँ, ये टर्म सी के इक्वल होती है, तो ये इसलिए ये फैक्टर्स नहीं बन सकते। तो वो फैक्टर्स बनाने की शर्त होती थी कि उनका सम जो है वो इसके इक्वल आए और प्रोडक्ट जो है वो इसके इक्वल आए। तो प्रोडक्ट यही वो फैक्टर है जिसका प्रोडक्ट जो है प्लस 2 के इक्वल आ रहा है। बाकी कोई भी फैक्टर बनाओगे, बनाने में तो बहुत से आप बना सकते हो जो माइनस 3 लेमडा के इक्वल आएंगे, लेकिन वो प्रोडक्ट जो है वो इस 2 के इक्वल नहीं आ रहा। ये फैक्टर्स बना ली, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी लगा सकते हो। तो यहाँ से देखो, ये जो है लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा में लेमडा कॉमन ले लिया, लेमडा माइनस 1 बच गया। तो इसमें जो है माइनस 2 कॉमन ले लिया, लेमडा माइनस 1 बच गया। ठीक है, तो ये बन गया लेमडा माइनस 1 जो है, और ये लेमडा माइनस 2, ये क्या हो जाएगा, लेमडा माइनस 2, ये लेमडा माइनस 1। ठीक है, यानी कि लेमडा माइनस 1 अगर आप इस तरह कह लो कि कॉमन ले लिया हमने इसमें से, लेमडा माइनस 1 कॉमन लोगे तो पीछे क्या बच जाएगा, लेमडा माइनस 1। अब ये किसके इक्वल है, 0। इसका मतलब ये लेमडा माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड लेमडा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये 1 उधर जाएगा तो 1 हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये लेमडा 1 बन जाएगा, और ये 2 उधर जाएगा माइनस 2 तो प्लस 2 हो जाएगा, लेमडा इज इक्वल टू 2। तो इसको मैं लेमडा 1 कह देता हूँ और इसको मैं लेमडा 2 कह देता हूँ, डिफरेंशिएट करने के लिए है दोनों लेमडा ही। तो एक लेमडा 1 हो गया, एक लेमडा 2। तो ये जो लेमडा 1 एंड लेमडा 2 है, ये दोनों क्या है, आइगन वैल्यूज, यानी पार्ट 1 हमने कर लिया, आइगन वैल्यूज निकाल ली। ठीक है, तो 2 क्रॉस 2 की दो आइगन वैल्यूज आई है, क्यों, क्योंकि इक्वेशन क्वाड्रेटिक बनी थी, लेमडा 1 एंड लेमडा 2। 3 क्रॉस 3 में 3 आएंगी, लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन होगी। अब मैंने कहा था दो जो वेरिफिकेशन के लिए हमने दो चीजें देखनी होती हैं कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए है वो किसके इक्वल है, लेमडा 1 मल्टीप्लाई बाय लेमडा 2। लेमडा 1 मल्टीप्लाई बाय लेमडा 2 यानी उनके प्रोडक्ट्स के, आइगन वैल्यूज के प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए।
सो आइगन वैल्यूज दो हैं, लैम्डा 1 लैम्डा 2। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए शुड बी इक्वल टू लैम्डा 1 मल्टीप्लाई बाय लैम्डा 2। अब देखो लैम्डा 1 और लैम्डा 2 को मल्टीप्लाई कराओ तो 2 आंसर आता है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी 2 के इक्वल होना चाहिए। तो ए मैट्रिक्स ये थी, ये ऊपर लिखी हुई है, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो। इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई 0 और 1 मल्टीप्लाई -2 और बाहर माइनस का साइन वो प्लस कर देगा। तो ये डिटर्मिनेंट क्या बन जाएगा, 0 + 2। तो डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आ गया, 2 के इक्वल। तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी 2 है और जो प्रोडक्ट है आइगन वेक्टर्स का वो भी 2 है। इसका मतलब वेरीफाई हो गया कि जो आइगन वैल्यूज निकाली हैं ये ठीक निकाली। दूसरा एक और हम वेरिफिकेशन के लिए चेक लगाते थे, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू लैम्डा 1 + लैम्डा 2। ये दो चेक्स भी मैंने कहा था याद रखने लास्ट लेक्चर में, ठीक है। थोड़ा सा इसलिए दोबारा बता रहा हूँ कि बहुत से लोग जिन्होंने लास्ट लेक्चर नहीं सुना, अगर वो उनका भी कवर हो गया, लेकिन वो सुन लो, वो लाजमी है। तो दूसरा चेक ये था कि ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए जो है वो लैम्डा 1 + लैम्डा 2 के इक्वल होना चाहिए। ट्रेस क्या होता था, डायगोनल एलिमेंट्स का सम, मेन डायगोनल। सो ट्रेस मैट्रिक्स ए की क्या होगी, ये 3 डायगोनल एलिमेंट +0। सो ट्रेस इस मैट्रिक्स की क्या होगी, 3। और जो आपकी आइगन वैल्यूज है उसके सम के इक्वल होना चाहिए, 1 + 2 3। तो ये भी वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो आइगन वैल्यूज निकालने के बाद वेरिफिकेशन के लिए हम दो स्टेप्स करते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए शुड बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज एंड ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू द सम ऑफ द आइगन वैल्यूज। तो ये दोनों वेरीफाई हो गए। अब हम आते हैं आइगन वेक्टर की तरफ। अब हम आइगन वेक्टर, अच्छा जो आइगन वेक्टर निकलेगा वो हर आइगन वैल्यू के अगेंस्ट निकलेगा। यानी लैम्डा 1 इज इक्वल टू 1 के लिए अलग आइगन वेक्टर होगा और लैम्डा 2 इज इक्वल टू 2 के लिए अलग आइगन वेक्टर्स होंगे, ठीक है। तो हमें अलग अलग करने पड़ेंगे। पहले हम लैम्डा 1 इज इक्वल टू 1 के लिए आइगन वेक्टर्स निकालेंगे और उसके बाद लैम्डा 2 इज इक्वल टू 2 के लिए आइगन वेक्टर्स निकालेंगे। तो सबसे पहले आइगन वेक्टर्स की मैंने बताई थी लास्ट लेक्चर में, इक्वेशन 1 आपने याद रखनी है। वो इक्वेशन क्या थी, a माइनस लैम्डा आई इनटू वेक्टर इज इक्वल टू नल वेक्टर, ये इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में जो x है, क्योंकि अब हमारा 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, तो ये x किसके इक्वल होगी, x1 बाय x2 के। 3 क्रॉस 3 होता तो x3 आ जाता, और ये नल मैट्रिक्स ये किसके इक्वल होगी, 0 0, क्योंकि 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। तो ये भी जो है इनका भी जो ऑर्डर होगा वो ये होगा, क्योंकि कॉलम वेक्टर्स हैं दोनों। सो 2 क्रॉस 1, ठीक है, इनका ऑर्डर होगा, क्योंकि कॉलम तो एक ही होना है, रोज दो होनी चाहिए। अच्छा लेमडा और ए। अब देखो मैंने एक बार बताई, हमारे पास दो आइगन वैल्यूज हैं, हमें दोनों आइगन वैल्यूज के लिए आइगन वेक्टर्स फाइंड करने पड़ेंगे। सबसे पहले हम लैम्डा 1 इज इक्वल टू 1 के लिए आइगन वेक्टर निकालेंगे, उसके बाद लैम्डा 2 इज इक्वल टू जो भी 2 आया था उसके लिए आइगन वेक्टर निकालेंगे। अच्छा इस इक्वेशन में एक दफा ये लैम्डा की जगह लैम्डा 1 हो जाएगा और दूसरी दफा लैम्डा की जगह लैम्डा 2 हो जाएगा, ठीक है। जब लैम्डा 1 के लिए निकालेंगे तो यहाँ लैम्डा की जगह लैम्डा 1 लिखेंगे, और जब लैम्डा 2 के लिए निकालेंगे यहाँ लैम्डा की जगह लैम्डा 2 से आप उसको रिप्लेस कर दें। चलते हैं सबसे पहले वही इक्वेशन, उसमें ये लैम्डा की जगह क्या आ जाएगा, लैम्डा 1। अब ये जो देखो याद करो, जब आइगन वैल्यू निकाली थी तो a माइनस लैम्डा आई आपने ऑलरेडी निकाल लिया था। मैं एक दफा दिखा देता हूँ, ये a माइनस लैम्डा आई आपने निकाला था, ये आइगन वैल्यूज निकालते हुए, इसलिए वो मैंने अलग अलग कराया था कि आगे भी ये यूज हो जाए। हमने a माइनस लेमडा आई सेपरेट निकाल लिया था और फिर a माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट निकाला था। तो ये a माइनस लेमडा आई आप ऑलरेडी निकाल चुके हो। आपने क्या करना है, आप आइगन वैल्यू जो है 1 के अगेंस्ट आइगन वेक्टर निकाल रहे हो, आपने इस लेमडा की जगह सिर्फ क्या कर देना है, वो आइगन वैल्यू पुट कर देना है जिसके अगेंस्ट आइगन वेक्टर्स निकाल रहे हो। तो ये वाला आपने याद रखना है। तो अब आपने वो क्या किया, उस लेमडा की जगह ये थी ना, ये चीज थी ना, ये था ना a माइनस लेमडा आई के लिए, आपने इस लेमडा की जगह क्या पुट कर दिया, ये आइगन वैल्यू पुट कर दी जिसके अगेंस्ट आइगन वेक्टर निकाल रहे। तो 3 माइनस लेमडा की जगह 3 माइनस 1 आ जाएगा, और ये माइनस जो है लेमडा इसकी जगह -1 आ जाएगा, ठीक है, इस ओवरऑल इसकी जगह। और x जो है वो क्या था,
आपके अननाउन्स यही आइगन वेक्टर्स हैं आपके x1 एंड x2, यानी आपने x1 x2 निकालना है, इज इक्वल टू ये जो नल वेक्टर था ये किसके इक्वल आ जाएगा 0 0। आपने जब इसको सिंप्लीफाई किया 3 - 1 ये 2 हो गया, तो ये आपके पास बच गया। अब आगे इसको आपने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म, अब आपने x1 x2 निकालना है। आप ऑलरेडी गॉस एलिमिनेशन मेथड, गॉस जॉर्डन मेथड में ये चीज डिटेल में पढ़ चुके हो। जिसने वो लेक्चर नहीं देखे जाके वो गॉस एलिमिनेशन और गॉस जॉर्डन मेथड के लेक्चर देखे समझ आ जाएगा। उसमें डिटेल में एक्सप्लेन है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या है, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म कैसे करनी है, किस तरह जो है एशिलन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, रो एशिलन फॉर्म में, रिड्यूस रो एशिलन फॉर्म में अगर गॉस जॉर्डन मेथड है, किस तरह जो है आपने ये अननोन फाइंड करने हैं। तो ये दोबारा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। सबसे पहले आपने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में इसको लिख लेना है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होती थी कि आप जो मैट्रिक्स ए है और जो कांस्टेंट मैट्रिक्स होती है उसको आपस में मर्ज कर देते हो, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स ए और इसको आपस में आपने मर्ज कर दिया। अब आपने यूज करना है गॉस एलिमिनेशन मेथड या फिर गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन यूज कर सकते हो, जिसमें आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन परफॉर्म करते हो और मैट्रिक्स को अगर गॉस एलिमिनेशन यूज करोगे तो रो एशिलन फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, गॉस जॉर्डन करोगे तो रेड्यूस रो एशिलन फॉर्म में कन्वर्ट करते हो। जो भी है आपने वो मेथड यूज करके x1 और x2 अननाउंस फाइंड कर लेना है। तो ये हम देख लेते हैं। इसमें जब आपने ये रो ऑपरेशन परफॉर्म की, पहली रो ऑपरेशन क्या है, पहला काम क्या होता है आपका, क्या आपने मेन जो पहली एंट्री होती है उसको 1 बनाना है। उसको 1 बनाने के लिए रो ऑपरेशन क्या लगाई, r1 - r2, यानी इसमें से आपने 2 - 1 करोगे तो वो 1 बन जाएगा ना। तो आपने ये जब रो ऑपरेशन लगाई तो आपके पास ये कन्वर्ट होके ये आपके पास जो है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन गया। ये मैं इतनी डिटेल में नहीं जा रहा। फिर आपने जो है ना सेकंड काम क्या करना होता है, इसको जीरो करना है। इसके नीचे जो एंट्रीज है उसको जीरो करना है। इसको जीरो कैसे करोगे, इसमें से ये माइनस कर दो। सो r2 इज इक्वल टू r2 - r1। तो आपके पास ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बच गई, ठीक है। अब देखो कि आपकी, मैंने एक बात बताई है, ये भी मैं डिटेल में समझा चुका हूँ। ये अगर आपने वो लेक्चर देखा हो एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस में, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन में, ये चीज डिटेल में मैंने समझाई थी। फ्री वेरिएबल उसकी एग्जांपल में डिटेल में समझाई हुई है कि जब भी कोई एक रो जीरो हो जाए, ठीक है। मैंने स्टार्ट में भी लेक्चर स्टार्ट करने से पहले भी एक बात की थी। तो एक ऐसी होमोजीनियस इक्वेशन, ये होमोजीनियस इक्वेशन है क्योंकि इसकी जो राइट साइड है वो जीरो के इक्वल है। एक ऐसी होमोजीनियस इक्वेशन नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन देगी उस वक्त जब उस इक्वेशन में एटलीस्ट एक फ्री वेरिएबल होगा। तो फ्री वेरिएबल कैसे पता चलता है, जब पूरी वो एक रो जीरो हो जाए। तो इसका मतलब ये कि ये सेकंड रो किसके लिए थी, फर्स्ट रो थी x1 के लिए, सेकंड रो थी x2 के लिए। यहाँ से आपको x2 मिलना था ना सेकंड रो से। तो पूरी जो ये सेकंड रो है वो जीरो के इक्वल है। इसका मतलब जो x2 है वो फ्री वेरिएबल है, x1 जो है वो बेसिक वेरिएबल है। x2 फ्री वेरिएबल का मतलब ये है कि x2 इज फ्री टू वेरी। आप x2 की कोई भी वैल्यू ले सकते हो, x2 किसी भी कांस्टेंट के इक्वल आ सकता है, ठीक है। तो हमने लेट्स सपोज कर लिया x2 जो है वो k के इक्वल। k मतलब एक कोई भी कांस्टेंट, k1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, ठीक है। तो x2 जो है हमने यहाँ से लिख लिया k के इक्वल। x1 के लिए क्या इक्वेशन बनेगी, ये x1, ये x1 के लिए और ये x2 के लिए। x1 की इक्वेशन क्या बनेगी, x1 - x2। इधर से देखो ना, ये x1 के साथ +1 है और x2 के साथ -1 है। तो x1 - x2 इक्वल टू 0। तो ये -x2 साइड पे गया, ये x2 के इक्वल आ गया। तो x1 भी x2 के इक्वल है और x2 किसके इक्वल था, k के इक्वल था। तो x1 की जगह भी k आ जाएगा, यानी कि x1 और x2 दोनों किसके इक्वल आ गए, k के इक्वल आ गए। और k क्या है, कोई भी आप वैल्यू ले लो, एनी वैल्यू। सो आपने जो आपने x निकालना था, तो x किसके इक्वल था, x1 x2 के। x1 की जगह k आ गया और x2 की जगह k आ गया। आप k कांस्टेंट ले कॉमन ले लो तो ये बन जाएगा k1। तो ये जो है आइगन वेक्टर है, वेक्टर्स है फॉर λ1 इज इक्वल टू 1। मैंने कहा था आइगन वेक्टर जो है वो क्या देंगे, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस देते हैं। अब k की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी पुट कर सकते हैं, तो देयर आर
there is no specific solution for this eigenvector. There are infinitely many solutions. k अगर 1 होगा तो solution change, k 2 के इक्वल होगा, 3 के, 4 के, 5 के, 6 के, 7 के, 8 के, 9 के, 10 के, solution क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, so k क्या है, it is a free variable, it is free to vary. Basically k is a constant और ये x2 जो था वो फ्री वेरिएबल था जो कि फ्रीली वेरी कर सकते हैं। तो ये था, और k की वैल्यू कुछ भी ली जा सकती है। तो हमने आइगन वेक्टर्स निकाल लिए फॉर लैम्डा 1 इज इक्वल टू 1। अब सेम काम हम करेंगे फॉर लैम्डा 2 इज इक्वल टू 2 के लिए। अब हम आइगन वेक्टर्स निकालेंगे फॉर लैम्डा 2 इज इक्वल टू 2। सेम मेथड, सिर्फ ये है कि ये जो आपके पास इक्वेशन थी उसमें ये लैम्डा की जगह लैम्डा 2 आ जाएगा। ये लैम्डा जो ये था आपके पास a माइनस लैम्डा आई, ये ऑलरेडी आप निकाल चुके थे। अब आपने आइगन वेक्टर निकालने हैं फॉर लैम्डा 2 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे लैम्डा की जगह आपने क्या पुट कर देना है, 2 पुट कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे भी लैम्डा की जगह 2 पुट कर देना। इसी इक्वेशन में जब लैम्डा की जगह आप ये 2 पुट करोगे तो ये 3 माइनस 2 हो जाएगा और ये लैम्डा की जगह माइनस 2 आ जाएगा। बाकी वही x क्या था, x1 x2 0 जो है नल मैट्रिक्स। अच्छा यहाँ आप x3 x4 लिख लो, कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं। x1 x2 भी लिख लो तो कोई मसला नहीं, क्योंकि अब ये हम लैम्डा 2 के लिए काम कर रहे हैं। इसके x1 x2 अलग वैल्यू होगी और लैम्डा 1 इज इक्वल टू 1 के लिए वो अलग वैल्यू। इसको सिंप्लीफाई किया, 3 माइनस 2 1 और ये माइनस। अच्छा उसके बाद आपने क्या किया, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लिया। आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है, ये मैट्रिक्स जो है ए और जो कांस्टेंट मैट्रिक्स है उसको आपस में आप मर्ज कर देते हो। तो ये 1 माइनस 2 1 माइनस 2 और ये आपकी जो है कांस्टेंट मैट्रिक्स मर्ज होगी। वही गॉस एलिमिनेशन या गॉस जॉर्डन मेथड यूज किया, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस परफॉर्म की और आपने निकाल लिया x1 और x2। तो यहाँ पे देखो सबसे पहला काम है, इसको ये 1 ऑलरेडी है, इसको 0 कर, इसको 0 के लिए r2 माइनस r1 किया। क्यों, क्योंकि 1 माइनस 1 0 हो जाता है, इसमें से ये माइनस करोगे 0 हो जाएगा। सो r2 माइनस r1। खैर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन परफॉर्म की, ये रिजल्ट आया आपके पास आफ्टर परफॉर्मिंग द एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। अब इसमें भी ऐसा हुआ कि जो सेकंड रो है वो 0 होगी। सेकंड रो इज फॉर x2, तो इसका मतलब ये है कि x2 जो है वो एक फ्री वेरिएबल होगा। अगर फर्स्ट रो 0 आती तो x1 एक फ्री वेरिएबल होता, यानी x2 फ्री वेरिएबल होगा और x1 जो है वो बेसिक वेरिएबल। ये बेसिक वेरिएबल क्या है, फ्री वेरिएबल क्या, ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। ठीक है, ये मैं पहले बता चुका हूँ। सो x2 फ्री वेरिएबल है। सो इसका मतलब ये है कि x2 जो है वो किसी भी कांस्टेंट के इक्वल आएगा। x2 फ्री टू वेरी, इट इज फ्री टू वेरी एनी वैल्यू, यू कैन टेक एनी वैल्यू फॉर x2 1 2 3 4। सो बजाय इसके कि हम 1 2 3 4 इस तरह लिखे, हम उसको एक कांस्टेंट टर्म ले लेते हैं। हम कहते हैं x2 k के इक्वल है और k जो है वो फ्री टू वेरी है, कुछ भी हो सकता है। तो x2 k आ गया। अब ये इक्वेशन ये इस तरह होता है ना, x1 x2 और ये कांस्टेंट है। तो ये क्या बन जाएगा, x1 इसके साथ 1 है माइनस 2x2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन लिख लिया। तो ये माइनस 2x2 साइड पे जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये बन जाएगा k1 इज इक्वल टू 2, x2 की जगह हमने पुट कर दिया k, 2k, x1 क्या हो जाएगा 2k। तो x1 2k के इक्वल और x2 k के इक्वल। हम क्या निकाल रहे थे, x निकाल रहे थे बेसिकली। x किसके इक्वल था, x1 x2, x इसके इक्वल था। x1 की जगह क्या आ गया 2k और x2 की जगह क्या आ गया k। k कॉमन ले लिया तो अंदर क्या आ जाएगा 2 और 1। इसके भी क्या है, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिला है। तो फॉर लैम्डा 2 इज इक्वल टू 2 के लिए भी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिला, फॉर लैम्डा 1 इज इक्वल टू 1 के लिए भी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिला। तो ये है आइगन वेक्टर फॉर लैम्डा 2 इज इक्वल टू 2। और ऊपर हमने निकाला था आइगन जो वेक्टर्स थे फॉर लैम्डा 1 इज इक्वल टू 1। तो ये होते हैं आइगन वेक्टर्स। और ये एग्जांपल थी फॉर 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स के लिए। अब एक और एग्जांपल हम देखते हैं, वो है 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स के लिए। सेम प्रोसीजर, सिर्फ फर्क क्या होगा कि एक तो
कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी होगी। अब 3 क्रॉस 3 के लिए कर रहे हैं, और सेकेंडली रूट्स जो है वो 3 निकलेंगे, आइगन वैल्यूज जो है वो 3 निकलेंगी, λ1 λ2 λ3। क्यों? क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो होगी वो आपकी जो उसकी फाइनल फॉर्म बनेगी वो क्यूबिक इक्वेशन बनेगी। यार इसको भी देख लेते हैं, क्वेश्चन वही है कि फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स फॉर द फॉलोइंग मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है? ये मैट्रिक्स गिवन है, 3 क्रॉस 3 की है क्योंकि 3 रोज एंड 3 कॉलम। सेम सबसे पहला काम a माइनस लेमडा आई निकालना, क्योंकि हमने करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को जीरो के इक्वल पुट करना है। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन के अंदर ये टर्म है a माइनस लेमडा आई, फिर इसकी हम करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालते हैं, यानी इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, फिर उसको जीरो के इक्वल पुट करते हैं जो कि करेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है। सो a माइनस लेमडा आई निकालना है, a एज इट इज लिख लिया, माइनस लेमडा 3 क्रॉस 3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, यानी कि जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके एलिमेंट्स जो हैं वो यूनिट होंगे, 1 के इक्वल होंगे, बाकी सब जीरो। देखो ऊपर ये प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाले भी एलिमेंट सारे जीरो, नीचे भी जीरो। ये होती है आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। अच्छा, माइनस लेमडा जो है ये लेमडा मल्टीप्लाई होगा अंदर सब एलिमेंट्स से, यानी बाकी सब जीरो है तो डायगोनल वाली एलिमेंट्स के साथ लेमडा 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 आ जाएगा, क्योंकि बाकी तो सब जीरो है। क्योंकि सब ये क्या है, ये जो बेसिकली स्केलिंग फैक्टर है ये हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा ना, इस 1 के साथ अलग, इसके साथ अलग, इसके साथ। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन सिर्फ ये लेमडा 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 यहाँ पे आ जाएगा, क्यों? बाकी जीरो थे। अब इनको आपस में माइनस कर दो, ये 5 माइनस लेमडा हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह 2 माइनस जीरो, एक और देख लेते हैं, ये जो है 6 माइनस लेमडा हो जाएगा। तो आपस में जब इसको सब्ट्रैक्ट कराया तो मेरे पास ये बच गया 5 माइनस लेमडा, ये क्या है 2 माइनस जीरो, तो ये 2 बच गया, ये 0 माइनस जीरो जीरो ही रहेगा। सिमिलरली ये 2 माइनस जीरो, ये 2 रहेगी, ये 5 माइनस लेमडा 5 माइनस लेमडा एंड सो ऑन। तो ये आपस में सब्ट्रैक्ट कर लें। अब हम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकाल लेते हैं। वो कैसे निकालेंगे कि a माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट ले लेना। तो जब इसका डिटर्मिनेंट लोगे, डिटर्मिनेंट का ये सिंबल लग गया इसमें। अब 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेना है। हम किसके अबाउट एक्सपेंड कर सकते हैं? किसी भी कॉलम या रो के अबाउट। हम हमारी कोशिश ये होती है हम उस कॉलम या रो के अबाउट एक्सपेंड करें जहाँ नंबर ऑफ जीरो ज्यादा है। अगर C3 देखो, अगर मैं इसके अबाउट एक्सपेंड करूं तो ये जो है एलिमेंट जीरो है, ये एलिमेंट जीरो है, सिर्फ मुझे इसका को फैक्टर इसके साथ मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, यानी कि मेरे लिए इजी है, बजाय इसके R1 R2 के अबाउट एक्सपेंड करूं मैं C3 के अबाउट एक्सपेंड कर। तो मैं इस मैट्रिक्स को एक्सपेंड करूंगा अबाउट C3, तो C3 के अबाउट एक्सपेंड करूंगा। अच्छा, पावर का थोड़ा बता दूं, जो साइन सिस्टम यूज होता है फॉर एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट फॉर 3 क्रॉस 3 और हायर ऑर्डर मैट्रिक्स, वो हम क्या यूज करते थे? -1 पार आई प्लस जे। आई जो है रो के लिए यूज होता है, जो रो का ऑर्डर है, जे जो है कॉलम के ऑर्डर के लिए यूज होता है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक पहली जो टर्म होती है मैट्रिक्स की, यानी यूं है ना, A11 A12 A13 A22 A A21 सॉरी A21 A22 A23 A31 A32 A33। इसमें जो A11 है यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इस पावर रूल के तहत -1 आई क्या हो जाएगा? रो प्लस कॉलम का ऑर्डर, ये आ जाएगा -1 का स्क्वायर और वो 1 पॉजिटिव, यानी कि +1। यानी इसके साथ साइन यूज करूंगा मैं प्लस। एक और कोई देख लेता हूँ, इसके साथ क्या साइन यूज होगा? यही रूल लगाओ, -1 आई प्लस जे यानी 1 + 2, ये आई जे है 1 + 2, तो -1 की पावर 3 ऑड हो गया तो ये -1 आ, यानी इसके साथ साइन यूज होगा माइनस। इसी तरह यही रूल लगा के आपने बाकी साइन कन्वेंशन देखनी है। तो 3 क्रॉस 3 के लिए जो साइन कन्वेंशन बनती है वो एक दफा मैं लिख देता हूँ डिटर्मिनेंट के लिए।
प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये बनती है। तो ये जीरो है, ये तो पूरा ही फैक्टर जीरो है, इसका को फैक्टर लिखने की जरूरत ही नहीं है, एज इट इज जीरो आ गया। इसके यहाँ कोई अगर टर्म होती तो उसके साथ हम क्या साइन यूज करते, माइनस, फिर माइनस जीरो आ गया। वो समझाने के लिए माइनस जीरो लिखा है, अदरवाइज जीरो भी लिखो कोई मसला नहीं। कि यहाँ पे जो टर्म होती, ये जो टर्म है इसके साथ साइन जो कन्वेंशन है माइनस में है, और ये जो है इस जगह A33 इसके साथ साइन प्लस आएगा। ठीक है, तो ये प्लस 6 माइनस लेमडा, ये 6 माइनस लेमडा, इसका को फैक्टर क्या होगा, ये वाला कॉलम और ये वाली रो छोड़ दो, तो ये वाला को फैक्टर होगा, यानी 5 माइनस लेमडा 2 2 5 माइनस लेमडा। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 5 माइनस लेमडा मल्टीप्लाई 5 माइनस लेमडा माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय ए माइनस लेमडा, जो है ये आपस में मल्टीप्लाई कर दिए, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, और ये मल्टीप्लाई होगा 6 माइनस लेमडा के साथ। सिंप्लीफाई किया, 5 मल्टीप्लाई 5 25, 5 मल्टीप्लाई माइनस लेमडा माइनस 5 लेमडा, माइनस लेमडा मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 5 लेमडा, माइनस लेमडा मल्टीप्लाई माइनस लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर एंड माइनस 4। अब आपके पास एक बच गया ये। अच्छा, अब आइगन वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो आपने इसको किसके इक्वल पुट करना है, करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल पुट करना है, जो कि करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन जाएगी। तो आपने इस पूरी टर्म को, ये जो है पूरी जो एक्सप्रेशन है, इसको जीरो के इक्वल पुट कर दिया। ये इक्वल टू जीरो पुट किया, वो अंदर सिंप्लीफाई कर लिया। कैसे सिंप्लीफाई किया, ये -5 लेमडा -5 लेमडा कितना हो जाएगा, -10 लेमडा। अरेंज कर लिया इस पूरी जो है एक टर्म को, ये पूरे जो ओवरऑल टर्म है, लेमडा स्क्वायर स्टार्ट में आ जाएगा माइनस लेमडा 10 लेमडा प्लस 20, और ये बाय 6 माइनस लेमडा। अब आपने क्या करना है, आपने इसके फैक्टर्स बना लेने हैं, ये जो अंदर टर्म, इसके फैक्टर्स बना लिए। अब -10 लेमडा के इस तरह फैक्टर्स बनाने हैं कि जब उन फैक्टर्स की कांस्टेंट का प्रोडक्ट लो तो वो किसके इक्वल है, वो इस +21 के इक्वल है, और उन दोनों को जब ऐड करो तो वो किसके इक्वल है, -10 लेमडा के इक्वल है। वो -7 लेमडा और -3 लेमडा ही ऐसे दो फैक्टर्स हैं कि जब इनको ऐड करो, -7 लेमडा -3 लेमडा को ऐड करो तो -10 लेमडा के इक्वल आ रहा है, और इनके कांस्टेंट यानी -7 मल्टीप्लाई बाय -3, इनको जब आपस में मल्टीप्लाई करो तो आंसर ये 21 के इक्वल है। -7 मल्टीप्लाई -3 किसके इक्वल आता है, 21 के। तो यहाँ से लेमडा जो है, लेमडा स्क्वायर -7 लेमडा में से लेमडा कॉमन ले लिया तो अंदर आ गया लेमडा -7, और इसमें से -3 कॉमन ले लिया तो आ गया लेमडा -7। तो ये बन जाएगा लेमडा -3, यानी लेमडा -7 कॉमन लूँ तो ये बन जाएगा लेमडा -3 एंड लेमडा -7, और ये बाहर था 6 माइनस लेमडा, यानी कि ये वाली टर्म भी इक्वल टू जीरो, ये वाली टर्म भी इक्वल टू जीरो, ये वाली टर्म भी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से माइनस लेमडा +6 में लेमडा अगर उस साइड पे चला जाए तो लेमडा किसके इक्वल आ गया, 6 के इक्वल आ गया, तो ये इसको मैं कह देता हूँ ये लेमडा 1 है। यहाँ से जब 3 उस साइड पे चला गया तो लेमडा किसके इक्वल आ गया, 3 के इक्वल, इसको मैं कह देता हूँ ये लेमडा 2 है। यहाँ से जब 7 उस साइड पे चला गया तो लेमडा किसके इक्वल आ गया, 7, इससे मैं कह देता हूँ लेमडा 3। तो मैंने क्या फाइंड कर ली, आइगन वैल्यूज, लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3, ये मेरी आइगन वैल्यूज है। अब क्योंकि 3x3 मैट्रिक्स थी और आपकी जो इक्वेशन है वो बननी थी क्यूबिक, तो उसके रूट्स जो आने थे वो 3 बेसिकली आने थे, लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3, क्यूबिक इक्वेशन के 3 रूट्स आते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास 3 आइगन वैल्यूज आ गई और तीनों डिफरेंट, 6 3 7, किसी को भी लेमडा 1 लेमडा 2 क्या तो कोई मसला नहीं। तो पहला पार्ट आपने कर लिया, आइगन वैल्यूज निकाल ली, लेकिन अब आपने काम आपका रहता है, आपने वेरीफाई करना है कि जो आइगन वैल्यूज निकाली है ठीक निकाली है। वेरीफाई कैसे करते थे, दो रूल सेट के ट्रेस जो है मैट्रिक्स ए की, वो सम ऑफ आइगन वैल्यूज के इक्वल होनी चाहिए, और डिटर्मिनेंट ऑफ जो मैट्रिक्स ए है वो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज के इक्वल होना चाहिए। सबसे पहले ये मैट्रिक्स ए ये थी, ये मैंने साइड पे लिख ली, हमारी जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी।
और λ1 λ2 λ3 अभी हमने निकाला है ये तीन वैल्यूज। तो λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 किसके इक्वल आता है 6 प्लस 3 प्लस 7, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 7 16, यानी सम आ गया 16 के इक्वल। इसका मतलब ट्रेस जो है मैट्रिक्स ए की वो भी 16 के इक्वल आनी चाहिए। तो ट्रेस देखो डायगोनल एलिमेंट्स का सम है, डायगोनल एलिमेंट्स के सम यानी मेन डायगोनल एलिमेंट्स के सम को ट्रेस कहते हैं। 5 प्लस 5 प्लस 6 10 प्लस 6 16, तो ट्रेस मेरी भी 16 के इक्वल है। इसका मतलब ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए जो है वो सम ऑफ आइगन वैल्यूज के इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि वेरीफाई हो गया है कि आइगन वैल्यू सही निकली है। एक और जो वेरिफिकेशन के लिए हम यूज करते हैं चेक, वो क्या लगाते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज जो है उसके इक्वल होना चाहिए। सो आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट लो 6 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये बन जाता है 7 3 जा 21 21 6 जा 126 ही बनता है। ठीक है, ये प्रोडक्ट आ गया 126। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी 126 के इक्वल आना चाहिए। ये मैट्रिक्स ए है, इसका डिटर्मिनेंट निकाल दो। ये मैट्रिक्स ए लिखी हुई है सामने। डिटर्मिनेंट क्या करोगे, वही C3 के अबाउट एक्सपेंड करोगे। ये टर्म तो होगी 0, इसके को फैक्टर्स लिखने की जरूरत नहीं है। 6 के साथ उसका को फैक्टर लिख लो, यानी ये रो और ये रो छोड़ दो। 6 का को फैक्टर क्या है 5 2 और 2 5, ये और साइन प्लस आएगा, वो साइन कन्वेंशन भी बताइए। तो 6 ये 5 5 जा 25 माइनस 4, 6 इंटू 25 माइनस 4, 6 मल्टीप्लाई 21, वो भी आ गया 126। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी वेरीफाई होगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज। इसका मतलब आइगन वैल्यूज हमने सही निकाली। अब हम चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। अब हमने निकालना है आइगन वेक्टर्स निकालने एसोसिएटेड विद ईच आइगन वैल्यू। हर आइगन वैल्यू के विद रिस्पेक्ट हमने आइगन वेक्टर्स निकालना है। इक्वेशन आपको बता चुका हूँ, ये इक्वेशन आपने याद रखनी है आइगन वेक्टर्स निकालते हुए। a माइनस लेमडा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। अब इसमें x जो है वो 2 क्रॉस 2 में जो था x1 और x2 के इक्वल, ठीक है। 3 क्रॉस 3 में क्या होगा x1 x2 और x3 के इक्वल, क्योंकि जो मैट्रिक्स है वो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की है। तो ये भी कॉलम मैट्रिक्स जो होनी चाहिए उसका ऑर्डर जो होगा वो क्या होगा 3 क्रॉस 1। कॉलम मैट्रिक्स में कॉलम तो एक ही होगा लेकिन रोज 3 होनी चाहिए। ये जो नल मैट्रिक्स होगी ये भी क्या होगी जीरो मैट्रिक्स 3 क्रॉस 1 की 0 0। ठीक है, 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स होती तो यहाँ पे x4 भी नीचे आ जाए। अब आपने सबसे पहले आपका लेमडा 1 किसके इक्वल था 6 के इक्वल था। आपने सबसे पहले लेमडा 1 के लिए जो है आइगन वेक्टर्स निकालने हैं। आपने a माइनस लेमडा आई की जगह ये जो इक्वेशन है इसमें सिर्फ लेमडा की जगह लेमडा 1 कर देना है। लेमडा 2 के लिए निकाल रहे होगे आइगन वेक्टर्स, तो ये लेमडा 2 हो जाएगा इस इक्वेशन में। लेमडा 3 के लिए निकालोगे तो इसी इक्वेशन में लेमडा 3 हो जाएगा। सबसे पहले लेमडा 1 के लिए मैं निकालूंगा जो कि 6 के इक्वल था आइगन वेक्टर्स, तो वही इक्वेशन है उसमें सिर्फ लेमडा की जगह लेमडा 1 आ गया। अब ये जो आपने पूरी टर्म है ना ये आपने फाइंड की हुई है ऊपर a माइनस लेमडा आई, लेमडा 1 आई नहीं a माइनस लेमडा आई, ये आपने निकाली हुई स्टार्ट में आइगन वैल्यू निकालते हैं। तो आपको दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ a माइनस लेमडा 1 आई की जगह यहाँ पे लेमडा 1 आएगा, लेमडा 1 लेमडा 1 लेमडा 1। आपने लेमडा 1 की जगह वो 6 पुट कर देना उसकी वैल्यू बस। तो ये जो था यही चीज यहाँ पे मैंने साइड पे लिख ली। आपने सिर्फ क्या किया यहाँ पे लेमडा 1 की जगह लेमडा 1 1 आ जाएगा, तो आपने लेमडा 1 की जगह 6 पुट कर दिया। तो ये 5 माइनस लेमडा 1 क्या हो गया 5 माइनस 6, 5 माइनस लेमडा 1 क्या हो गया 5 माइनस 6, 6 माइनस लेमडा 1 क्या हो गया 6 माइनस 6, बाकी वही एलिमेंट्स आ जाएंगे। x की जगह x1 x2 x3 पुट कर दिया, नल मैट्रिक्स की जगह 0 0 0। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 5 माइनस 6 1 हो जाएगा, ये 1 6 माइनस 6 0। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये बन जाएगी आपके पास फॉर्म, साथ वो x में वेक्टर और नल जो है वेक्टर। ठीक है, ये जो है वेक्टर है, ये भी जो है वेक्टर, ये मैट्रिक्स। अब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में कैसे लिखते थे, मर्ज कर दो आप कांस्टेंट जो वेक्टर है और मैट्रिक्स को, ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इन दोनों को मर्ज किया तो ये आ गई ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म। अब आपने इसको सॉल्व करना है, मैं अपनी करवाऊंगा एलिमेंट्री ऑपरेशन इसमें, वो आप ऑलरेडी फैमिलियर हो। डायरेक्ट जब इसको सॉल्व किया गॉस एलिमिनेशन मेथड से,
इसको सॉल्व करने के बाद जो फाइनल फॉर्म आई इसकी, यानी कि इस पे जब एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस परफॉर्म की तो जो फाइनल फॉर्म मिली इसकी वो ये मिली। ठीक है, आप देखो आखिरी रो क्या हो रही है, 0। इसका मतलब ये यहाँ से हमें x1 मिलना था, इससे हमें x2 मिलना था, और इससे हमें मिलना था x3। इसका मतलब आखिरी रो 0 है, इसका मतलब जो x3 है वो फ्री वेरिएबल है, और वो फ्री वेरिएबल कोई भी वैल्यू हम ले सकते हैं। तो हमने x3 को किसके इक्वल ले लिया, k। x1 और x2 जो है वो बेसिक वेरिएबल है, उसको हम लिखेंगे इन टर्म ऑफ फ्री वेरिएबल। तो ये जो था x1 के लिए, ये x2 के लिए, ये x3 के लिए, इक्वेशन बना लो। क्या बनेगी, x पहले इसकी बना लेते हैं। ये क्या होगा, x2 इज इक्वल टू 0। x2 आ गया 0 के। ठीक है, इसके बाद x1, इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, x1 माइनस 2x2 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। x1 माइनस 2x2 प्लस 0x3 इज इक्वल टू 0। सो x1 इज इक्वल टू 2x2, जो साइड पे चला जाएगा। सो x2 किसके इक्वल था, 0 के इक्वल था। तो यहाँ x2 की जगह जब 0 पुट करोगे तो ये भी 0 आ जाएगा। इसका मतलब x1 0 के इक्वल आ गया, x2 0 के इक्वल आ गया, x3 जो है वो फ्री वेरिएबल है। अच्छा, जो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए ना नॉन जीरो सोल्यूशन होना शर्त है। अगर कोई एक भी वेरिएबल नॉन जीरो है तो इसका मतलब वो सोल्यूशन जो है नॉन ट्रिवियल है, ट्रिवियल नहीं रहा। अगर ये तीनों x1 x2 x3 तीनों जीरो होते तो उस केस में सोल्यूशन को ट्रिवियल सोल्यूशन कहते हैं। अब हमारा x3 जो है वो जीरो के इक्वल नहीं है, इट इज अ फ्री वेरिएबल, उसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। हमारा x1 और x2 जो है वो जीरो है। ठीक है, जीरो के अलावा कोई भी वैल्यू हो सकती है, ये फ्री वेरिएबल। तो अगर ये तीनों जीरो होते हैं तो ट्रिवियल सोल्यूशन, उसको हम कहते हैं ट्रिवियल सोल्यूशन। तो नॉन ट्रिवियल ये सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि हमारे पास फ्री वेरिएबल है x3। x1 x2 बेशक जीरो है, लेकिन एक वेरिएबल ऐसा है जो कि जीरो नहीं है, वो फ्री वेरिएबल। अगर तीनों जीरो होते तो वो ट्रिवियल सोल्यूशन होता है। खैर x1 x2 जीरो हो गया, x3 k है, k के इक्वल। तो हमने x1 x2 x3, x1 की जगह 0, x2 की जगह 0, x3 की जगह k अगर कॉमन ले लूँ तो ये 0 ही रहेगा, क्योंकि कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0 ही रहेगा, ये भी 0 रहेगा, और यहाँ पे 1 आ जाएगा, के कॉमन ले लिया। तो ये है जी हमारे पास आइगन वेक्टर्स फॉर लैम्डा 1 इज इक्वल टू 6। सेम काम करना है फॉर लैम्डा 2 इज इक्वल टू 3 के लिए। सिर्फ क्या होगा, लैम्डा की जगह उस इक्वेशन में लैम्डा 2 आ जाएगा। तो ये था a माइनस लैम्डा आई के लिए, यहाँ पे लैम्डा की जगह लैम्डा 2 आ गया, यहाँ लैम्डा टू एंड लैम्डा 2 की जगह आपने वैल्यू पुट कर दी 3। तो इस की जगह 5 माइनस लैम्डा 2 यानी 5 माइनस 3 हो गया, ये है 5 माइनस लैम्डा 2, ये भी 5 माइनस 3 हो गया, ये 6 माइनस लैम्डा 2, ये भी 6 माइनस 3 हो गया। बाकी एलिमेंट्स एज इट इज आ, वेक्टर जो x है उसकी जगह x1 x2 x3 आ गया, जो नल वेक्टर है उसकी जगह 0 0 0 आ गया। इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद 5 माइनस 3 जो है वो 2 के इक्वल, ये भी 2 के इक्वल, ये जो है 3 के इक्वल, बाकी एलिमेंट सेम हो गए। ये सिंप्लीफिकेशन के बाद ये चीज़ आ गई। उसके बाद ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनानी है कि आपने इस मैट्रिक्स को और इस वेक्टर को आपस में मर्ज कर देना है, वो आपकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होती है। तो आपने जब इन दोनों को आपस में मर्ज किया, क्योंकि ये इक्वेशन जो है आपको याद हो, आप होमोजेनियस इक्वेशन पढ़ते थे ए एक्स इज इक्वल टू बी, उसमें मैट्रिक्स ए और इस कॉलम मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट को मर्ज कर देते थे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाने के लिए। इसमें इन दो को आपस में मर्ज कर दिया, ये बन गया हमारे पास। उसके बाद आपने गॉस एलिमिनेशन या गॉस जॉर्डन मेथड यूज करना है। ये मेरी वीडियोस पड़ी हुई है गॉस एलिमिनेशन और गॉस जॉर्डन डिटेल्ड, वो आपने देख लेनी है अगर आपको अभी तक नहीं पता है कैसे करना है। एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस परफॉर्म करनी है, और आपके पास इसी मैट्रिक्स का जो है आफ्टर परफॉर्मिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ये फाइनल रिजल्ट आएगा। इसमें आप देखो आपकी जो सेकेंड रो है वो क्या होगी, है 0 0 0। इसका मतलब ये किस, इससे हमें मिलनी थी x1, इससे हमें मिलना था x2, इससे हमें मिलना था x3। यानी कि हमारा x2 जो है वो क्या है, फ्री वेरिएबल है।
ठीक है, तो x2 हमारा किसके इक्वल हो गया, k के इक्वल फ्री वेरिएबल है, बाकी को हम लिख लेते हैं इन टर्म ऑफ x3। अब ये जो होती है ये x1 के लिए, ये x2 के लिए, ये x3 के लिए। अच्छा, इक्वेशन ये क्या बनेगी, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0। x2 साइड पे गया माइनस x2 हो गया, x2 की जगह आपने k पुट कर दी, तो x1 किसके इक्वल आ गया, माइनस k। ये इक्वेशन क्या बनेगी, 7x2, क्योंकि ये x2 है ना, प्लस 3x3 इज इक्वल टू 0। तो ये बात की x3 निकालना है तो 7x2 साइड पे चला जाएगा, ये माइनस 7x2 हो जाएगा, तो 3 उस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा -7/3। अच्छा, k जो है x2 की जगह आपने k पुट कर दिया, 7/3 बेसिकली ये बनता है x2, तो x2 की जगह k आ गया, यानी x1 और x3 जो है हमारे बेसिक वेरिएबल्स थे, x2 फ्री वेरिएबल था, सो इन बेसिक वेरिएबल्स को हमने इन टर्म ऑफ फ्री वेरिएबल लिख लिया। अब क्या था, x किसके इक्वल था, x1 x2 x3 के इक्वल, x1 की जगह आ गया माइनस के, वो जो उसका आंसर आया था, x2 की जगह k, x3 की जगह -7/3 k इनमें से क्या ले लिया आपने, कॉमन ले लिया, k कॉमन लोगे, यहाँ पे -1 बच जाएगा, ये 1 बच जाएगा, ये -7/3 बच जाएगा। ठीक है, तो k की वैल्यू कुछ भी आप ले सकते हो। ठीक है, तो इट इज फ्री टू वेरी, अगर लेट्स सपोज यहाँ पे मैं k की वैल्यू लूँ 3, मैं कहता हूँ k 3 है, तो ये हो जाएगा 3, अंदर यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, अंदर -3, 3 1 3, और ये 3 यहाँ पे जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा -7। तो ये आंसर आ जाएगा -3 3 -7, के 4 लोगे इस तरह चेंज हो जाएगा। तो ये था, अब एक और आइगन वैल्यू रहेगी जिसका हमने आइगन वेक्टर्स निकालने, वो था फॉर λ3 इज इक्वल टू 7, सेम प्रोसेस, a माइनस लेमडा ई से भी यहाँ पे लेमडा की जगह λ3 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये जो है आपके पास जो ये थी यहाँ पे λ3 हो जाएगा, ये λ3 होगा, ये λ3, ये भी λ3, और λ3 किसके इक्वल है, 7 के, जिसके अगेंस्ट आइगन वेक्टर्स निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे 5 माइनस λ3 की जगह 7 पुट कर दिया, यहाँ पे भी 7 पुट कर दिया, यहाँ पे भी 6 माइनस λ3 की जगह 7 पुट कर दिया, वही सिंप्लीफाई किया, 5 माइनस 7 -2 -2 -1, बाकी एलिमेंट्स तो सेम ही रहेंगे ये। ठीक है, ये x की जगह ये आ गया था कॉलम जो है वेक्टर, 0 की जगह ये कॉलम वेक्टर आ गया, नल वेक्टर जो है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा, दोनों को मर्ज कर दिया। ठीक है, ये आ गया ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में, इन दोनों को जब मर्ज किया, अब वही एलिमेंट्री वो ऑपरेशन परफॉर्म करो गॉस एलिमिनेशन मेथड या गॉस जॉर्डन मेथड के बाद, जो इसकी सिंपलीफाइड फॉर्म बनी ना इस मैट्रिक्स की आफ्टर परफॉर्मिंग एलिमेंट्री वो ऑपरेशन, वो ये बनी, ये इसमें जो ये था, ये रो 0 होगी। अब यानी कि हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स, नंबर ऑफ अननाउन 3 है और इक्वेशंस 2 है। ठीक है, तो इस केस में जो है ना, ये जो आपका ये जो x2 है वो फ्री वेरिएबल है, क्वेश्चन जो है ना वो इनफाइनाइट होंगे, ये x3 के लिए। अब x2 ये पूरी रो 0 होगी, यानी x2 को हम लेंगे फ्री वेरिएबल के इक्वल, लेट्स सपोज k ले लो, m ले लो, n ले लो, t ले लो, k के इक्वल ले लो। अब बता देना ये k कांस्टेंट है और x2 एक फ्री वेरिएबल है, x1 और x3 जो है वो बेसिक वेरिएबल्स है, ये 0 के इक्वल नहीं, इनकी रो 0 नहीं है बराबर। ठीक है, तो x1 जो है वो निकालना है। अच्छा, ये x1 के लिए, ये x2, ये x3, इक्वेशन बना लो, ये होगी x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0, ये होगी x2 माइनस x3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये जो भी मैंने बात बताई, x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0, ये x2 माइनस x3 इज इक्वल टू 0।
अब ये जो x1 माइनस x2 है, x2 साइड पे चला जाएगा, x1 इज इक्वल टू x2 हो जाएगा। तो x2 के इक्वल था, तो x1 भी किसके इक्वल आ गया, के इक्वल। इसी तरह x2 माइनस x3 इज इक्वल टू 0 है, x3 निकालना है तो उस साइड पे जाएगा, तो x2 इज इक्वल टू x3, यानी x3 भी किसके इक्वल आ गया, x2 के इक्वल आ गया। तो x2 किसके इक्वल था, के इक्वल था, तो x3 की जगह भी के आ जाएगा। यानी जो इसके आइगन वेक्टर्स हैं फॉर लैम्डा 3 इज इक्वल टू 7, x1 के इक्वल आया, x2 भी के इक्वल आया, x3 भी के इक्वल आया, के कॉमन ले लिया तो ये 1 1। तो लैम्डा 3 आइगन वेक्टर्स फॉर लैम्डा 3 इज इक्वल टू 7, ये आ रहा है। ये देखो इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा, यानी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। देयर आर इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, के 1 होगा सॉल्यूशन, और के की वैल्यू 2 लेते हो, 3 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, 5 ले सकते हो। अगर के की वैल्यू यहाँ पे 7 लेते हो, 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 7 7 7। इसी तरह के जो है वो एक कांस्टेंट है और डिपेंड कर रहा था, ये x2 जो है बेसिकली फ्री वेरिएबल था विच इज फ्री टू वेरी, और x2 अगर वेरी करेगा तो इसके विद रिस्पेक्ट बाकी भी वेरिएबल जो बेसिक वेरिएबल्स हैं, क्योंकि उनको भी इन टर्म ऑफ हमने x2 लिखा था, तो वो भी वेरी करेंगे। तो ये था जी फॉर 3x3 मैट्रिक्स के लिए प्रोसीजर टू फाइंड आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर। तो आपने जो यूज करना है गॉस एलिमिनेशन या गॉस जॉर्डन की ऑलरेडी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मौजूद है, वो आप देख लें वीडियो। गॉस एलिमिनेशन में हम रो एशिलन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड में हम रेड्यूस रो एशिलन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अभी जिसको ये भी नहीं पता रो एशिलन फॉर्म क्या है, रेड्यूस रो एशिलन फॉर्म क्या है, उसको वो चाहिए पहले वो प्रॉपर जो है वीडियो देखे, लेक्चर सुने, समझे और फिर इस लेक्चर पे। अच्छा, इसी तरह हम 4x4 के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत टीडियस एंड कम्बरसम काम है, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो हम जो है ना अपने इस कोर्स में 2x2 और 3x3 के लिए करेंगे। तो फॉर हायर ऑर्डर लाइक 5x5 6x6 के लिए जो है ना करना बहुत मुश्किल इस मेथडोलॉजी के थ्रू, तो उनको हम डिस्कस भी नहीं कर रहे। 4x4 का कर सकते थे लेकिन वो भी लेंथी प्रोसीजर है, लेकिन 2x2 और 3x3 अगर आपको अच्छी तरह समझ आ गया दैट्स इनफ। तो ये थी एग्जांपल सॉल्व। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच।